हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 37 यानी कि 37 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 38 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 121 की अगर बात करें, विच टाइप ऑफ हड़प्पन पोट्री इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। तो हड़प्पीय मृदुभांड का कौन सा प्रकार अपने आप में विश्व का प्रारंभिक उदाहरण है? तो वो हो जाएगा ग्लेज्ड यानी कि चमकीला। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात की गई है हड़प्पन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम वही क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आपको ध्यान में रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। बहुत बार आपसे जो है तो इसका एरिया पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल एरिया कितना है, तो वो है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है। तो अगर सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो वो कौन सा है, तो वो है मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चिनाब नदी के किनारे है। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो वो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो वो है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है और यह प्रवरी या फिर गोदावरी नदी के किनारे है। और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो वो है सुतका गैंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है और यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब कुछ एक स्थल मैं आपको बता दूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें आ जाता है हड़प्पा और एक आ जाता है मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले हड़प्पा की बात करें तो इसके बारे में हम बहुत से क्वेश्चंस बहुत बार डिस्कस करते हैं। आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। 1921 में इसकी खोज की गई थी और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा से हमें जो तो कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है, कुम्हार का चाक हो गया, शवों को दफनाने की विधि का प्रमाण भी हमें यहीं से मिला है। उसके बाद श्रमिक आवास के प्रमाण भी हमें यहीं से मिले हैं। किसके प्रमाण? श्रमिक आवास के प्रमाण। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से हमें विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, फिर कांस्य की नर्तकी की मूर्ति हमें यहीं से प्राप्त हुई है। एक पुरोहित की मूर्ति हमें यहीं से प्राप्त हुई है। महाविद्यालय के प्रमाण भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। फिर शवों को जलाने की विधि के प्रमाण हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। एक पशुपति की मूर्ति भी हमें यहीं से मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। एक आपसे पूछा जाता है मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना हमें कहाँ से मिला है, किस सिंधु सभ्यता से मिला है, किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिला है। तो ये जो मिट्टी का खिलौना है ये हमें मिला है बनवाली से। और बनवाली कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है हरियाणा में। और एक आपसे पूछा जाता है तांबे का रथ। तांबे का रथ हमें किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिला है, तो ये हमें मिला है दाइमाबाद से। और दाइमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र स्टेट में। ये 2 क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 की अगर बात करें, ऋग्वैदिक पीपल इन्वोक्ड इंद्र फॉर। तो ऋग्वैदिक काल के लोग किस हेतु इंद्र से प्रार्थना करते थे? तो किस हेतु जो ऋग्वैदिक काल के लोग होते थे वह इंद्र भगवान से प्रार्थना करते थे? तो वो करते थे भौतिक सुविधा तथा विजय के लिए, यानी कि मटेरियल कंफर्ट्स एंड विक्ट्री के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद आप सभी को पता है। तो ऋग्वेद में जो इंद्र थे, इंद्र जो है तो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, ये आपको पहले तो ध्यान में रखना है। इनको जो है तो पुरंदर यानी कि किला तोड़ने वाला भी कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऋग्वेद में इंद्र से संबंधित कितने श्लोक दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं 250 श्लोक। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कुछ और भी ऋग्वैदिक देवता थे, जिनमें एक तो आ जाते हैं अग्नि देवता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देवता है। अब अग्नि देवता ये जो है तो भगवान और इंसान के बीच मध्यस्थता कराने वाले देवता हुए थे। कौन कौन देवता थे ये, इनके बारे में आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि यह भगवान और इंसान के बीच मध्यस्थता कराने वाले देवता थे। और इनसे संबंधित
जो श्लोक ऋग्वेद में दिए गए हैं तो वो दिए गए हैं लगभग 200 श्लोक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और ऋग्वैदिक देवताओं की अगर बात करें, जैसे कि उनमें वरुण देवता आ जाता है, तो वरुण देवता इनका संबंध वर्षा से था। सोम देवता इनका संबंध जो है तो वनस्पति के देवता इनको कहा जाता था। वरुण देवता को जो है तो वर्षा का देवता कहा जाता था, जबकि सोम देवता को किसका देवता, वनस्पति के देवता कहा जाता था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद आप सभी को पता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसके संकलनकर्ता कौन है, तो वह है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसमें जो है तो 10 मंडल हुए और कितने सूक्त थे, 1028 सूक्त थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो 10 मंडल मैंने आपको बताए, तो इन 10 मंडलों में जो तीसरा मंडल था, तो तीसरे मंडल में किसकी चर्चा की गई है, गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। 7वें मंडल में किसकी चर्चा है, तो वह 10 राज्य युद्ध की चर्चा है। और 10वें मंडल में किसकी चर्चा है, तो वह वर्ण व्यवस्था, जो 4 वर्ण हुए, तो उसकी चर्चा है कहाँ पर, 10वें मंडल में, जिसको पुरुष सूक्त भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो 4 वर्ण कौन कौन से थे, तो उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आ जाते हैं। तो ये भी आपको कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 123 की अगर बात करें, हु अमंग द सन्स ऑफ अशोका वॉज द ओनली वन टू बी मैंशनड बाय द नेम इन द एडिक्ट। तो अशोक के पुत्रों में से केवल एकमात्र पुत्र जिसे लेखों में उसके नाम से दर्शाया गया है, तो वह कौन था, तो वो था तिवर। और तिवर को ही जो है तो कई बार जो है तो तिवाला भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो तिवर था, इसकी माता का क्या नाम था, तो इसकी माता का नाम था करुवाकी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्जाम में पढ़ा होगा कि जो अशोक था, जो महान अशोक हुआ, तो अशोक की दूसरी रानी कौन थी, तो अशोक की दूसरी रानी करुवाकी ही थी। और करुवाकी का ही पुत्र था तिवर या फिर तिवाला। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। अब स्पेसिफिक रूप से अशोक की बात की जाए, तो अशोक आप सभी को पता है किस वंश का राजा था, तो यह मौर्य वंश का राजा था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की राजगद्दी पर बिंदुसार बैठा, उसका पुत्र बैठा। और बिंदुसार के बाद कौन बैठा, तो वो बैठा अशोक। अशोक जो है तो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो 269 BC में अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और 261 BC में अशोक के द्वारा जो है तो कलिंग पर आक्रमण भी किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अशोक के टोटल जो है तो 14 शिलालेख हुए। तो इन 14 शिलालेखों में जो 13वां नंबर का शिलालेख है, तो इस 13वें नंबर में के शिलालेख में जो कलिंग पर आक्रमण हुआ है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो 14वें नंबर का शिलालेख है अशोक का, तो यह कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो यह गिरनार में प्राप्त हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें धम्म नीति और शासन सिद्धांत के बारे में बताया गया था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अभी प्रीवियस जो हमीरपुर बोर्ड था, तो हमीरपुर बोर्ड में एक क्वेश्चन बना हुआ था कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी। अब अशोक की मृत्यु वहाँ पर पूछी गई थी। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे अशोक का जन्म कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक के जन्म की। अशोक का जन्म हुआ था 304 BC में। और अशोक की मृत्यु कब हुई थी, तो अशोक की मृत्यु हुई थी 232 BC में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी मैंने आपको बताया कि अशोक मगध की राजगद्दी पर 269 BC में बैठा और कलिंग पर आक्रमण जो है तो अशोक द्वारा जो है तो 261 BC में किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और क्वेश्चंस भी अशोक के बारे में बनते हैं, जैसे कि अशोक के द्वारा आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में जो है तो 4 गुफाओं का निर्माण भी किया गया था। तो इन 4 गुफाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें कर्ज आ जाता है, चौपार आ जाता है, सुदामा हो गया और विश्व झोंपड़ी हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और अशोक के द्वारा ही जो है तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा हुआ था। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस मैंने अशोक के बारे में आपको बताए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अशोक मौर्य वंश का राजा था, ठीक है, तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 124 की अगर बात करें, विच सुल्तान मेड ए सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द उलेमाज। तो किस सुल्तान ने अपने आप को उलेमा के नियंत्रण से मुक्त करने का सफलतापूर्वक प्रयास किया था। अब एक पॉइंट मैं आपको बहुत बार बताता था किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो मैं आपको बहुत बार बताता था कि अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो कि जिसने खलीफा से जो है तो सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली थी। खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली थी। इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपने आप को उलेमा के नियंत्रण से मुक्त करने का सफलतापूर्वक उसने प्रयास किया हुआ था। ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की बात आई है, तो अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का राजा था, तो यहीं पर आपको पता चल गया कि यह खिलजी वंश का शासक था। और खिलजी वंश की स्थापना कब की गई थी, 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा।
बाद में चल करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का राजा कब बना था, यानी कि यह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, तो ये बैठा था 1296 में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बचपन का नाम था अली गुरसास्प। अब अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से काम करवाए हुए थे, तो उनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, अशोक ने सेना को नकद वेतन देना, स्थायी सेना रखना, घोड़ा दागने की प्रथा, उसके बाद सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू करना, ये सारे काम किसने करवाए हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाए हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ और भी निर्माण करवाए हुए थे, जिनमें एक तो आ जाता है जमैत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सीरी का किला हो गया, इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। हजार खंबा महल हो गया, कुश्क ए शिकार का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। शहना ए मंडी का निर्माण भी, शहना ए मंडी को लागू किसने किया था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी ने सुने होंगे, आपको बार बार इनको रिवाइज करना है। अब एक मूवी आप सभी ने देखी होगी, पद्मावत। तो पद्मावत मूवी में जो राजपूत राजा था, तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था राजा रतन सिंह। क्या नाम था? राजा रतन सिंह। और यह एक गुहिल्ला राजा थे। इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है कि कब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, यानी कि चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था? तो वो कर दिया था 1303 में। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। चित्तौड़ का राजा उस समय कौन था? तो वो था राजा रतन सिंह, जो कि एक गुहिल्ला राजा था। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। ये आपको ध्यान में रखना है और डेट्स पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखे, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @Let's Prepare 2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 125 है। अब ये क्वेश्चन जो है तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप हो चुका है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट यहाँ पर बात आई है विजयनगर एम्पायर, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की। तो इसके बारे में हम कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। विजयनगर पर टोटल कितने वंशों ने शासन किया था? तो टोटल जो तो 4 वंशों ने शासन किया था। तो उन 4 वंशों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल क्रम वाइज आपको पता होने चाहिए। तो उनमें एक तो आ जाता है संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश। संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु वंश। अब ये जो तुलुव वंश था, तुलुव वंश से एक राजा हुए जिनका नाम था कृष्णदेवराय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा थे। तो कृष्णदेवराय, इनका नाम आपने कहाँ पर सुना है? तो देखो, जो बाबर था, तो बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में, जो बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया हुआ था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णदेवराय का समकालीन कौन सा राजा था? तो वो था बाबर। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको लिंक करके चलना है। सो क्वेश्चन नंबर 126 की अगर बात करें, ऑल मेंबर्स ऑफ द अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी वर ब्राह्मण्स एक्सेप्ट। तो शिवाजी के अष्टप्रधान के सभी सदस्य ब्राह्मण थे सिवाय। अब अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे? तो वो थे शिवाजी के काल में, ये आपको ध्यान में रखना है। और शिवाजी के अष्टप्रधान के सभी सदस्य ब्राह्मण थे सिवाय सेनापति के। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब शिवाजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आप सभी को पता है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था शिवाजी। अब शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 1627 में हुआ था। ये आपको पता चल गया। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो वो था शाहजी भोंसले। और माता का नाम क्या था? तो वो था जीजाबाई। अच्छा, शिवाजी के द्वारा राजधानी जो है तो क्या बनाई गई थी? तो शिवाजी द्वारा राजधानी जो है तो रायगढ़ को बनाया गया था। ये क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो वो की थी रायगढ़ में। और कब की थी ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1656 में की थी। डेट्स पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि डेट्स बहुत मायने रख रही हैं। आने वाले एग्जाम्स में आपसे इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हमने यहाँ पर देखा कि शिवाजी द्वारा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया गया था 1656 में। अब शिवाजी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी ने तोरण पहाड़ी किले पर कब जो है तो अपना अधिकार किया था? तो कब किया था? 1644 में। ये भी आपको पता चल गया।
कुछ और भी क्वेश्चंस शिवाजी के बारे में पूछे जाते हैं, जैसे कि शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी, तो अफजल खां की हत्या जो है तो शिवाजी द्वारा कब की गई थी, तो 1659 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिवाजी के द्वारा जो है तो सूरत को कब लूटा गया था। अब देखो, ये जो सूरत था यह मुगलों का एक केंद्र हुआ करता था, तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, तो 2 बार कब कब लूटा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो लूटा 1664 में और एक लूटा 1670 में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और कंफ्यूज भी करती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरत को सबसे पहली बार जो है तो शिवाजी द्वारा कब लूटा गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है 1664 में, और दूसरी बार 1670 में। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। कुछ और भी क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, जैसे कि पुरंदर की संधि हो गई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी और किन के बीच में हुई थी, तो ये हुई थी 1665 में। यह जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब जिस प्रकार जो है तो अशोक के बारे में क्वेश्चन हमारे पेपर बोर्ड में पूछा गया था कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी, उसी प्रकार आपसे शिवाजी का भी पूछा जा सकता है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में, और शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुई थी 1680 में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ये आपको ध्यान में रखते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट्स में बताओगे, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश वॉज द फर्स्ट वन टू बी फोर्टिफाइड। तो सर्वप्रथम जब्त की जाने वाली अंग्रेजों की फैक्ट्री निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो वह कौन सी थी, तो वो थी मद्रास। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 2 पॉइंट्स में आपको यहाँ से बताऊंगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि कंपनियों के आगमन का क्रम, और एक मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने जो है तो सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की और कब की। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनियों के आगमन का क्रम। जैसे कि सबसे पहले जो है तो भारत में कौन आए थे, सबसे पहली कंपनी भारत में कौन आई थी, तो वो आए थे पुर्तगाली, और ये कब आए थे, 1498 में। दूसरे कौन आए, तो वो आए डच लोग आए, जिनको हॉलैंड निवासी कहा जाता है, और हॉलैंड को जो है तो अब वर्तमान में कहा जाता है नीदरलैंड। तो डच लोग कब आए थे, 1595 में आए थे। कब आए थे, 1595 में। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए अंग्रेज, जिनको ब्रिटिशर्स कहा जाता है, और ये कब आए थे, 1600 में आए थे। और ब्रिटिशर्स के बाद कौन आए, तो वो आए फ्रेंच, और फ्रेंच लोग कब आए थे, 1664 में आए थे। ये डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर बात करी जाए, जैसे कि पुर्तगालियों की अगर बात की जाए, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की और कब की। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी, और वो कब की थी, 1503 में की थी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं डच लोगों की, जिनको हॉलैंड निवासी कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ पर स्थापित की थी, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, और कब की थी, 1605 में की थी। और मसूलीपट्टनम के बाद इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो तो पुलिकट में भी स्थापित की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रिटिशर्स से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिशर्स इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करनी चाहिए थी 1608 में, लेकिन कुछ एक बाधाओं के चलते वो स्थापित नहीं हो सकी। बाद में चल करके इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी 1611 में। कब की थी, 1611 में। और ये जो सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी 1608 में, ये बनकर कब तैयार हुई, तो ये बनकर तैयार हुई थी 1613 में। कब हुई थी, 1613 में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और फ्रेंच लोगों की अगर बात करें, तो फ्रेंच के द्वारा जो है तो पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी, और कब की गई थी, 1668 में। कब की गई थी, 1668 में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगती है तो जरूर से वीडियोस को लाइक कर दिया करें। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है। हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आप सभी को पता है, राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1828 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजा राम मोहन राय से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 1 बाय 1 हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि इन्होंने सबसे पहली किताब कौन सी लिखी थी, तो इन्होंने अपनी सबसे पहली किताब जो है तो तोहफत उल मुहद्दीन लिखी थी। इस किताब को एकेश्वरवादियों को उपहार भी कहा जाता है, और ये लिखी गई थी 1809 में। और यह किस भाषा में प्रकाशित की गई थी, फारसी भाषा में प्रकाशित की गई थी। 1820 में जो है तो इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के नाम से बाइबल का भी अनुवाद किया हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी यह एक पत्रिका थी, तो इसका भी प्रकाशन किया था। किस भाषा में किया था, बंगाली भाषा में किया था।
कब किया था? 1821 में किया था। और 1822 में इन्होंने मिरात उल अखबार का भी प्रकाशन किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको किसके बारे में बता दिए? राजा राम मोहन राय जी के बारे में बता दिए, ये आपको ध्यान में रखना है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? 1833 में हुई थी, 1833 में हुई थी। अच्छा, कहाँ पर हुई थी वो आप नीचे कमेंट में बताओ। अगर आपको नहीं भी आता है गूगल करो, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।